जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे मनोयोग के साथ आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आपकी तैयारी में सहयोग देने के लिए यूनिक एग्जाम्स आईएएस ने अपने चैनल पर बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को विषयवार श्रृंखला के रूप में एक श्रृंखला का एक आरंभ किया है, जिसमें कि हम पहले भारतीय इतिहास, राज्य व्यवस्था, भारत और विश्व का भूगोल, बिहार स्पेशल, बिहार की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या के साथ तुलनात्मक अध्ययन, करंट अफेयर, बजट इत्यादि से विविध संबंधित तमाम हम खंडों का अध्ययन कर चुके हैं। इस समय हम सामान्य विज्ञान या जनरल साइंस खंड का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हम 66वीं और 65वीं बीपीएससी के प्रश्नों को देख चुके हैं। आज हम 64वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य विज्ञान के खंड को देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम बता दें कि जैसे कि जो व्यूवर्स होते हैं, उनके सुझाव और उनकी शुभकामनाएं हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायी होते हैं। सुझाव हमें आगे उत्तरोत्तर अपने आप में सुधार करने के लिए प्रेरित करते हैं, जबकि शुभकामनाएं उनकी हमें और भी प्रेरणा देती है कि हम और भी अच्छा करते रहें। ठीक है, तो प्रकाश जी जिन्होंने सुझाव दिया, और अनफॉरगेटेबल मोमेंट ऑफ लाइफ चैनल से जिन्होंने, नागेश जी जिन्होंने हमें शुभकामनाएं दी अच्छा करने के लिए, उनको तहे दिल से धन्यवाद। और श्रृंखला को प्रारंभ करने से पहले, जैसा कि हम कई दिन से हम बता रहे हैं कि सीआर वडालिया सर के निर्देशन में यूनिक एग्जाम्स आईएएस सीसैट का अपना नया बैच लॉन्च कर रहा है, जो कि 10 अक्टूबर से सेमिनार के साथ सायंकाल 6 बजे प्रारंभ होगा। जैसा कि आप जानते हैं अभ्यर्थी कि मैथ और रीजनिंग के 40 से 50 प्रश्न सीसैट की परीक्षा में पूछे जाते हैं, सीसैट के पेपर में पूछे जाते हैं। और कई अच्छे अभ्यर्थी जो कि सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, उसमें सीसैट के पेपर में आकर इन मैथ और रीजनिंग के जो सेगमेंट के प्रश्न होते हैं, इनके कारण वो मुख्य परीक्षा में बैठने से, मुख्य परीक्षा लिखने से वंचित रह जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखकर इस समस्या के निदान को ध्यान में रखकर सीआर वडालिया सर के निर्देशन में यह बैच प्रारंभ किया जाएगा। सीआर वडालिया सर के बारे में हम आपको बता दें कि ये लगभग 6 से अधिक नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में इनका अंतिम चयन हो चुका है, और अब ये 7 वर्षों से ये कंटिन्यू सीसैट की क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए सीआर वडालिया सर का यह प्रयास रहेगा, या यूनिक एग्जाम्स आईएएस संस्था का यह प्रयास रहेगा कि जो भी सीसैट के पेपर में रीजनिंग और मैथ से संबंधित जो भी प्रश्न आए, अधिकांश प्रश्न आप आसानी से टैकल कर सके इस क्लास के आधार पर। ठीक है, तो अधिक जानकारी के लिए या किसी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप इन दिए हुए नंबरों पर कॉल करके आप अपनी स्लॉट बुक करा सकते हैं, और एडमिशन या बाकी प्रक्रियाओं के बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जैसे ये हम 64वीं बीपीएससी का प्रश्न देख रहे हैं, इसके पहले हमने 65वीं बीपीएससी का प्रश्न देखा था। आप यकीन मानिए कि आज आप ये देखेंगे कि कितने मैक्सिमम प्रश्न केवल एक सेगमेंट से रिपीट हो सकते हैं। लगभग 7 से 8 प्रश्न 64वीं बीपीएससी में पूछे गए, हुबहू प्रश्न 65वीं बीपीएससी में पूछ लिए गए थे। तो उस दृष्टिकोण से प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का अध्ययन करना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, आज आप ये स्पष्ट तौर पे देखेंगे। चूंकि कल हमने 65वीं का किया था, आज 64वीं का कर रहे हैं, तो बहुत अधिक समय नहीं हुआ है, जिससे कि आप जब प्रश्न आपकी आंखों के सामने से गुजरेगा तो आप आसानी से देख लेंगे कि हाँ, अरे ये तो हमने कल भी सॉल्व किया था प्रश्न। ठीक है, तो प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 है? किसका पीएच मान 7 है? पीएच मान से, पीएच वैल्यू से संबंधित प्रश्न कल भी आए थे। ठीक है, कल भी आए थे। हमने पीएच मान के बारे में, किसका 7 होता है, 7 क्यों होता है, 7 से कम होने पर क्या होता है, तापमान बढ़ने पर पीएच का मान पे क्या प्रभाव पड़ता है, 7 से अधिक पीएच किसका होता है, रक्त के पीएच मान में कितना % का चेंज होता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, हमने इस पर अध्ययन किया था, लेकिन फिर भी हम इसको देखते हुए चलते हैं, और आगे जो रिपीटेड प्रश्न रहेंगे उनको हम उत्तर देखते हुए, थोड़ा सा बात करते हुए आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न पे, क्योंकि समय हमारे पास कम है। ठीक है, किसका पीएच मान 7 है? तो शुद्ध पानी, उदासीन विलयन, क्षारीय विलयन, अम्लीय विलयन, उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, जो पीएच मान है
7। अगर हम pH मान की बात करें, मैं राइट में लिखूंगा, अपने राइट में लिखूंगा, जैसे मैं आपकी तरफ देख रहा हूं तो मैं राइट में लिखूंगा और लेफ्ट की तरफ होता जाऊंगा, ठीक है। यदि हम pH मान की बात करें, pH मान की बात करें, यदि हम pH वैल्यू की बात करें तो ये 7 होता है, ठीक है। अगर हम इसको 7 रख ले तो यदि 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होगा तो वह क्षारीय होगा, 7 से कम होगा, 7 से कम होगा तो वह एसिडिक होगा, और यदि 7 के बराबर है, 7 है, तो वह न्यूट्रल होगा, मतलब उदासीन होगा, ठीक है। तो 7 किसका है? उदासीन विलयन का है, एक। और शुद्ध पानी का भी जो pH मान होता है वह 7 होता है। तो इस आधार पर इसका जो उत्तर होगा, इसका जो उत्तर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक ऑप्शन ई है। अब हम pH मान के बारे में थोड़ा आपको बता दें, इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि पहला प्रश्न है, ठीक है। pH पैमाने का सबसे पहली बार या पता लगाया था या निर्माण किया था सोरेनसन ने किया हुआ था। किसी व्यक्ति के रक्त में के pH वैल्यू में यदि 0.2% की 0.2% का यदि परिवर्तन हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। pH का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अगर हम pH मान के लक्षणों की बात करें तो pH मान जो होता है ताप के बढ़ने पर, तापमान यदि बढ़ाया जाता है तो pH का मान कम हो जाता है। जो pH पैमाना होता है, pH का मान उसमें 0 से लेकर 14 के बीच होता है। हमने उदासीन पे बात किया, क्षारीय विलयन पे बात किया, और बात किया हमने एसिडिक विलयन पे, ठीक है। आगे चलते हैं, कल हमने इस पर विस्तार से बात किया था। निम्न तत्वों में से किनमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तांबा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो किनमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? देखिए, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। क्यों नहीं होता? इसका एक कारण है। असल में होता है हाइड्रोजन में भी न्यूट्रॉन, लेकिन हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है प्रोटियम, जिसको 1H1 से डिनोट किया जाता है, 1H1 से डिनोट किया जाता है प्रोटियम। उसमें क्या होता है? उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसलिए इस आधार पर इसका उत्तर सी होगा। यदि हाइड्रोजन के समस्थानिक को लिया जाए तो, अगर हम हाइड्रोजन के समस्थानिकों की बात करें तो 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होता है, ठीक है। प्रोटियम को, इसको एकल हाइड्रोजन भी कहते हैं, इसका जो ये होता है प्रतीक 1H1 होता है। ड्यूटेरियम को D से डिनोट करते हैं और टाइटेनियम को T से डिनोट करते हैं। प्रोटियम में एक परमाणु होती है और परमाणु संख्या इसका 1 होता है, और द्रव्यमान संख्या भी 1 होता है। एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इसके परमाणु के नाभिक में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। इसलिए इसके समस्थानिक के आधार पर, प्रोटियम नामक समस्थानिक के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर हाइड्रोजन होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आयोग ने भी यही उत्तर माना है। आगे चलते हैं, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तरंग दैर्ध्य की, ऊर्जा की, आवृत्ति की, वेग की, उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? एंगस्ट्रॉम को हम एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की इकाई है। उत्तर ये है। तरंग दैर्ध्य को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, तरंग दैर्ध्य को। देखिए, तरंग दैर्ध्य होता क्या है? किसी भी माध्यम में, माध्यम मतलब कोई भी वस्तु, चाहे वो वायु हो या कोई भी वस्तु, ठोस, द्रव, कुछ भी हो, बस निर्वात न हो। तो किसी भी माध्यम में किसी कण के एक कंपन पूरा किए जाने में तरंग जितनी दूरी तय करते हैं उसको तरंग दैर्ध्य कहते हैं। एक कंपन, अब जैसे मान लीजिए ये कोई माध्यम वायु है, ये कोई कण है, इस पेंसिल को हम कोई कण मान लेते हैं, तो एक कंपन पूरा करने में, ये देखिए, एक नीचे आएगा, ये आएगा, ये, ठीक है। एक कंपन पूरा करने में जितनी दूरी तय इसने करी उसको क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में 2 आसपास श्रृंग होते हैं। अनुप्रस्थ तरंग, कल हमने अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों पे विस्तार से बात किया था। तो अनुप्रस्थ तरंग कैसे चलती? ऐसे चलती है, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग। तो ये क्या हो गया? ये श्रृंग हो गया, और ये क्या हुआ? गर्त हुआ, श्रृंग और गर्त। तो अनुप्रस्थ तरंगों के मामले में क्या होता है? 2 पास के श्रृंगों और गर्तों के बीच की दूरी,
ये तरंग दैर्ध्य कहलाती है। और अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग हमने स्प्रिंग वाली बात करी गई थी, स्प्रिंग वाली, ये देखिए ये हमने स्प्रिंग की बात करी थी, ठीक है, स्प्रिंग की बात करी थी। तो अनुदैर्ध्य तरंग में कण उसके अनुदैर्ध्य तरंग में कण उस कंपन के दिशा के अनुदिश चलते हैं। तो इसमें जो है ये दो दूरियां हैं, विरलन या संपीड़न की, ये जो बीच की दूरियां हैं, जब हम इसको खींचेंगे तो खिंचाव होने पे जो कण के ये स्प्रिंग है उनके दो तारों के बीच जो दूरी बनती है और जितनी दूरी बच जाती है, छोड़ने पे जितनी दूरी जितना अधिक वो चिपक जाता है एक दूसरे, तो वो संपीड़न हो गया, विरलन हो गया। विरलन मतलब खिंचाव, संपीड़न मतलब एक दूसरे पर बैठ जाना। तो इसके बीच की जो दूरी क्या कहलाती है, वो तरंग दैर्ध्य कहलाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। आवृत्ति को नापा जाता है, आवृत्ति को नापा जाता है। कल भी हमने यह 65वीं बीपीएससी में यह प्रश्न सॉल्व किया था। हर्ट्ज में, मीटर प्रति सेकंड में, रेडियन में, वॉट में, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आवृत्ति को हर्ट्ज में नापा जाता है। कल हमने विस्तार से इस बात पे चर्चा किया था, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हर्ट्ज में नापा जाता है। डीएनए की खोज किसने करी? जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ग्रेगर मेंडल, जोहानसन ने, हरगोविंद खुराना ने, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब देखिए डीएनए की खोज से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। हमें ध्यान देना है कि यह डीएनए की खोज जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने नहीं करी थी, इन्होंने नहीं करी थी, फ्रेडरिक मिशन ने करी थी, फ्रेडरिक मिशन ने करी थी। इन्होंने ड्यूहालेक्स थियरी दिया था, ड्यूहालेक्स थियरी दिया था, ठीक है, इन्होंने दिया था। तो डीएनए की खोज किसने करी थी? इसका उत्तर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए डीएनए की खोज सबसे पहली बार जोहान फ्रेडरिक मिशन ने करी थी 1869 में, ठीक है। और जोहान फ्रेडरिक ने इसको नाम दिया था न्यूक्लिन। क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन। और डबल हेलिक्स थियरी या दोहरी कुंडली का जो सिद्धांत है, यह जेम्स वाटसन, क्रिक और मॉरिस विल्किसन ने दिया था। और इस सिद्धांत के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए क्या है? डीएनए एक एसिड है, आनुवंशिक पदार्थ है, ठीक है, जो इंसानों और लगभग सभी सजीवों में पाया जाता है। अधिकतर एक व्यक्ति की प्रत्येक कोशिका में एक ही तरह का डीएनए होता है और ये सामान्यतः अधिकांश डीएनए कोशिका के केंद्रक में ही स्थित होते हैं। इससे प्रकार के डीएनए जो कोशिका के केंद्रक में स्थित होते हैं उन्हें नाभिकीय डीएनए कहते हैं। लेकिन डीएनए की कुछ मात्रा माइटोकांड्रिया में भी पाई जाती है। अब माइटोकांड्रिया की बात आई है तो आगे एक प्रश्न है माइटोकांड्रिया के बारे में, हम उस पर विस्तार से चर्चा कर लेंगे। तो जो डीएनए के जो हिस्से माइटोकांड्रिया में होते हैं उन्हें माइटोकांड्रियल डीएनए कहते हैं। डीएनए के अंदर असल में होता क्या है? डीएनए के अंदर जानकारी होती है। जानकारी क्या होती है कि व्यक्ति का विकास किस आधार पे होगा, किस स्वरूप में होगा, व्यक्ति के कौन से अंग कैसे कार्य करेंगे, ठीक है। ये सभी जानकारियां एक कोड के रूप में सुरक्षित रहती हैं और यह बेसिकली मूलतः 4 केमिकल बेसिस पे बना होता है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन और एक यूरेसिल बेस होता है। वह एक अलग टाइप का बेस है, ठीक है, वह एक अलग टाइप का बेस है। मुख्यतः 4 होते हैं, यूरेसिल एक इसमें 5वां जुड़ जाता है। और डीएनए में लगभग 3 बिलियन या 300 करोड़ बेसेस होते हैं। ये जो 4 बेसेस केमिकल बेसेस हैं, ये लगभग इनकी संख्या 300 करोड़ या 3 बिलियन होती है, ठीक है। अब 99% से अधिक बेसेस सभी व्यक्तियों में समान होते हैं, 99% से अधिक, ठीक है, से अधिक बेसेस सभी व्यक्तियों में एक समान होते हैं, जो व्यक्ति के क्या स्वरूप का निर्धारण करते हैं। एक मानव जिस आकार का दिखता है, सभी जगह पृथ्वी पे सभी जगह मानव उसी आकार के दिखते हैं, ठीक है। तो ये स्वरूप का निर्माण करता है। 2 पैरों पे चलेंगे व्यक्ति, ये निर्माण करता है। ये मतलब आनुवंशिक लक्षण है, ये निर्माण करता है। लेकिन कुछ विशेषताएं विभिन्न, प्रत्येक व्यक्तियों में विभिन्न विशेषताएं होती हैं और वो 1% जो बचा हुआ है, 1% डीएनए, वो प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होता है और प्रत्येक व्यक्ति की इसीलिए विशेषताएं अलग अलग होती है। डीएनए बेसिस जो होते हैं एक यूनिट बनाने के लिए एक दूसरे के साथ पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं, जिन्हें बेसिस पेयर करते हैं, ठीक है, जिन्हें बेसिस पेयर करते हैं। और प्रत्येक बेस एक शुगर मॉलिक्यूल और एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है,
वसा है, खनिज है, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए ट्राइग्लिसराइड एक वसा है, इसका उत्तर सी है। तो ट्राइग्लिसराइड हमारे खून में मौजूद एक फैट है, वसा है, और इस ट्राइग्लिसराइड नामक वसा का इस्तेमाल करके जो कोशिकाएं हैं वो ऊर्जा का निर्माण करती हैं। बेहतर स्वास्थ्य के लिए, अच्छा स्वास्थ्य रहे, इसलिए ट्राइग्लिसराइड्स का शरीर में सामान्य स्तर बना रहना आवश्यक है, क्योंकि बढ़ने पर क्या होता है, अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे धमनियां, ये जो हमारी नसें होती हैं वो ब्लॉक हो जाती है, जिसके कारण दिल से संबंधित अनेक बीमारियां हो जाती है, हार्ट से संबंधित अनेक बीमारियां होती है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है, ब्लड शुगर बढ़ जाने के का खतरा होता है, ठीक है। और कई बार इससे क्या होता है कि पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ट्राइग्लिसराइड का जो स्तर है वो कई कारणों से बढ़ता है, जिनमें जैसे कि मुख्यतः आनुवंशिक कारण शामिल हैं, डायबिटीज़ है, शराब का सेवन है, सिगरेट का सेवन है, अत्यधिक वसा युक्त चीज़ों का सेवन है, अधिक मात्रा में चीनी का सेवन है, मोटापा, इन सबसे मोटापा होगा, मोटापा इसका कारण है, अस्वस्थ डाइट लेना है, किडनी वगैरह की बीमारी, ये सब शारीरिक रूप से बहुत ही अक्रिय होना, मतलब आलस से, शरीर में आलस से होना, ये सब ट्राइग्लिसराइड बढ़ने के मुख्य कारण हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी, ध्यान रखना है, ईसीजी नहीं है, ईईजी है, ईईजी है, ठीक है, ईसीजी नहीं। निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? हृदय या दिल, यकृत या लीवर, अग्नाशय या पैनक्रियाज, मस्तिष्क, और उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए ये जो ईईजी है, हम तमाम चीज़ों पे बात करेंगे, जैसे ईसीजी पे बात करेंगे, ईईजी पे बात करेंगे, जितने भी होते हैं हम उन पे बात कर लेंगे आज, ठीक है। तो ये जो ईईजी है, यह मस्तिष्क, यह किसके परीक्षण में आता है या किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? यह मस्तिष्क की निगरानी के लिए उपयोग होता है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं ईईजी, ईसीजी, जो भी तमाम तरीके की चीज़ें होते हैं उनकी बात कर ली जाती हैं, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें, पहले ही बात कर लेते हैं इकोकार्डियोग्राफी की, इकोकार्डियोग्राफी, ठीक है। अगर हम इकोकार्डियोग्राफी देखेंगे तो ये ईसीजी इसका शॉर्ट नेम आएगा, लेकिन असल में ये ईसीजी नहीं है। ये क्या है? ईसीजी नहीं है, यह हृदय का सोनोग्राम करने वाला एक प्रक्रिया है, हृदय का सोनोग्राम करने वाला एक प्रक्रिया है, या हम ये कह सकते हैं कि ये हृदय का अल्ट्रासाउंड करता है। हृदय का क्या करता है? अल्ट्रासाउंड करता है, ठीक है। इस परीक्षण में क्या होता है कि हृदय की जो जीवंत छवियां होती हैं, या ये कह सकते हैं कि हृदय का सजीव छवियां, एक तरफ हृदय वहां धड़क रहा है, यहाँ हम देख रहे हैं हृदय अपना काम कर रहा है, हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो वो छवियां प्राप्त करने के लिए इसमें ध्वनि तरंगों का उपयोग होता है और इसको इकोकार्डियोग्राफी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और ये जो इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग क्या होता है कि डॉक्टर जो हैं जो प्राप्त छवि से ये देखते हैं कि हृदय अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, और ये गैर आक्रामक है, या हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि जो ये प्रक्रिया है, हृदय अल्ट्रासाउंड की प्रक्रिया, इसमें विकिरण का उपयोग नहीं किया जाता, इसलिए इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता, ठीक है। अब हम ईएमजी की बात कर लेते हैं। एक प्रक्रिया होती है ईएमजी, एक प्रक्रिया होती है ईएमजी, ठीक है। अब हम ईएमजी की बात कर लेते हैं, ईएमजी की बात कर लेते हैं। ईएमजी असल में इलेक्ट्रोमोग्राफी होता है, इलेक्ट्रोमोग्राफी होता है, और यह मांसपेशियों की विद्युत गति की जांच करने के लिए एक यंत्र है, एक नैदानिक प्रक्रिया है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम की। तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम टेस्ट जो होता है दिमाग की विद्युत तरंगों और इस अंग से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं उनका पता लगाने के लिए ये होता है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। ये अंतर हमने देख लिया, ईएमजी देख लिया, एक ईईजी देख लिया, ईईजी हमने देख लिया, ठीक है। और एक हमने क्या देखा? हृदय का सोनोग्राम देखा, उसको भी ईसीजी अगर पढ़ेंगे तो ईसीजी कहते हैं, लेकिन उसे शॉर्ट रूप में ईसीजी नहीं कहा जाता है। ईसीजी दूसरा होता है, वो भी हृदय से ही संबंधित होता है, वो भी हृदय से ही संबंधित होता है, हृदय की ही परीक्षण किया जाता है। लेकिन ये जो इकोकार्डियोग्राफ है, इकोकार्डियोग्राफी जो है, जिसको कि अगर हम पढ़ेंगे तो इसका भी
शॉर्ट रूप ईसीजी ही आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें हम हृदय का अल्ट्रासाउंड करते हैं। एक्चुअल में जो ईसीजी होता है उससे हम हृदय के संबंधित बीमारियों का अध्ययन करते हैं कि कौन कौन सी समस्याएं हैं, उसकी हम जांच करते हैं, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल कॉन्सेप्ट है, बस ध्यान रखिएगा कि एक क्या है, एक सोनोग्राम कर रहे हैं और एक का परीक्षण करके हम उससे अध्ययन कर रहे हैं क्या है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है थैलमस, हाइपोथैलमस, सेरेबलम, मेडुला। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये भी प्रश्न हम लोगों ने कल सॉल्व किया था कि शरीर का तापमान नियंत्रित करता है हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस अग्र मस्तिष्क में, हाइपोथैलमस अग्र मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि के पास एक उपस्थित एक अंग है, ठीक है, एक हिस्सा है, और ये भूख प्यास आदि को भी ये नियंत्रित करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न दिया हुआ है सही कथन चुनिए। क्या है? सही कथन चुनिए, ठीक है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैगनी प्रकाश से कम है। लाल, ध्यान से सुनते रहिएगा, हर बार प्रश्न आते हैं। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैगनी प्रकाश से कम है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा है। बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है। बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य पीले प्रकाश से ज़्यादा है। उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए, इस जो प्रश्न का उत्तर है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, ठीक है। विग्योर, विग्योर, ठीक है, उससे हम देखेंगे तो आर, ठीक है, जो सबसे नीचे है उसका सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। जो सबसे पहले है उसका सबसे कम होता है, ठीक है। तो ये सही उत्तर है। अब हम थोड़ा इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं, चूंकि नया प्रश्न है। देखिए, असल में न्यूटन ने बताया कि जब प्रकाश की एक किरण, जब प्रकाश की ओरिजिनल किरण को हम श्वेत प्रकाश भी बोलते हैं, व्हाइट लाइट, तो अगर कहीं श्वेत प्रकाश दिया रहे या प्रकाश की किरण दिया रहे तो दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो न्यूटन महोदय ने बताया कि जब प्रकाश की एक किरण किसी पतले प्रिज्म से गुजरती है तो वह किरण अपने मार्ग से विचलित होने के साथ साथ 7 प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। प्रकाश के 7 विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है, और ये जो घटना होती है, परिघटना होती है, इसको हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं या डिस्पर्सन कहते हैं, ठीक है। अब जब प्रिज्म से कोई श्वेत प्रकाश गुजरती है तो 7 रंग जो बनते हैं उनको हम वर्णक्रम कहते हैं या स्पेक्ट्रम कहते हैं, वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगर हम सबसे ऊपर की बात करें या सबसे नीचे से अगर हम देखें तो सबसे नीचे सबसे पहले आता है बैगनी, सबसे पहले जो आता है वो आता है बैगनी या वायलेट, फिर आता है आसमानी या इंडिगो, फिर नीला आता है या ब्लू, फिर हरा या ग्रीन, फिर पीला या येलो, फिर नारंगी या ऑरेंज, और फिर अंतिम में लाल आता है, ठीक है। अंतिम में लाल आता है, तो अंतिम में लाल आता है, ये क्रम होता है। ये प्रिज्म हो गया, ये 7वां हो गया, ये पहला हो गया, ठीक है। ये पहला प्रकाश का किरण, ये 7वां प्रकाश, इसके बीच में और अन्य भी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वी आता है, मतलब बैगनी या वायलेट आता है, और सबसे अंत में आर आता है, रेड या लाल आता है। अब देखिए, असल में होता क्या है कि आइजक न्यूटन ने सबसे पहले सूर्य के स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए इस प्रिज्म का प्रयोग किया था, उसी आधार पर उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, ठीक है। अब देखिए, जो ये तरंग दैर्ध्य है या जो ये वर्णक्रम है या जो ये स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम में जो ये रंग दिए हुए हैं वो इस तरीके से परिभाषित अपने आप को करते हैं कि ये तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में नीचे से ऊपर अगर हम जाएंगे, ठीक है, बैगनी से हम लाल की ओर जाएंगे तो तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा। तरंग दैर्ध्य क्या होगा? बैगनी से हम लाल की ओर जाएंगे, रेड की ओर, तो तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि तरंग दैर्ध्य कम होगा, आवृत्ति कम होगी ऊपर से नीचे की ओर आने में या लाल से बैगनी की ओर आने में। तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा लेकिन आवृत्ति क्या होगी? कम होगी, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं वर्ण विक्षेपण से संबंधित, और जो जैसे कि वर्ण विक्षेपण किस कारण होते हैं, और इंद्रधनुष की भी बात कर लेते हैं इसी में लगे। देखिए, जैसे ये कोई पारदर्शी माध्यम है तो प्रकाश के रंगों का अपवर्तनांक क्या होता है? बढ़ता जाता है, ठीक है। पारदर्शी माध्यम से जब कोई पदार्थ गुजरता है, कोई प्रकाश की किरण गुजरती है, तो रंगों का अपवर्तनांक बढ़ जाता है।
जैसे जैसे रंगों का अपवर्तनांक बढ़ता है वैसे वैसे उस पदार्थ में उसकी चाल कम हो जाती है। ठीक है, तो कांच में अगर हम बात करें, जैसे कि प्रिज्म या कांच हो गया, उसी से गुजर पाएगा, लकड़ी से तो प्रकाश आर पार जा नहीं पाएगा, तो कांच की बात करते हैं। बैगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, इसका मतलब उसकी अपवर्तनांक उसका सबसे अधिक होता है। ध्यान रखिएगा, अपवर्तनांक जितना अधिक होगा चाल उतना ही कम होगा। तो बैगनी रंग की प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, मतलब कि उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तथा लाल रंग की चाल सबसे अधिक होती है, इसका मतलब कि लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। अब देखिए, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य भी अधिक होती है, लाल रंग की चाल भी सबसे अधिक होती है। ध्यान दीजिएगा, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य भी सबसे अधिक होती है, लाल रंग की चाल भी सबसे अधिक होती है। बैगनी रंग की चाल सबसे कम होती है और बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। बैगनी रंग की क्या होती है, अपवर्तनांक सबसे कम होती है, बैगनी रंग की चाल सबसे कम होती है और बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य भी सबसे कम होती है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, क्योंकि लाल रंग किसी भी माध्यम में सबसे तेज चलता है, इसलिए लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। अब हम इंद्रधनुष की बात कर ले, तो जब बरसात के मौसम में या कभी भी जब वर्षा होती है तो आकाश में जल के सूक्ष्म कण के दिखाई देने का, जब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वह सूर्य का प्रकाश उन जल बूंदों से टकराकर 7 भागों में विभाजित हो जाता है। हमने देखा, वो 7 रंग देखा, उनमें विभाजित हो जाता है। तो प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि इंद्रधनुष सदैव सूर्य की दिशा में बनता है? तो नहीं, इंद्रधनुष सदैव सूर्य की दिशा के विपरीत बनता है। जिस दिशा में सूर्य होगा उसके सदैव विपरीत बनेगा, मतलब कि सूर्य यदि आपके पीछे की ओर हो, आपके पीठ की ओर हो, तो आप के अगली ओर, आपके सामने सदैव इंद्रधनुष बनेगा। ठीक है, चलते हैं। उसी तरीके जैसे इसमें प्रिज्म में लाल रंग ऊपर होता है और बैगनी रंग नीचे होता है, उसी तरीके से इंद्रधनुष में भी लाल रंग सबसे ऊपर होता है और बैगनी रंग सबसे नीचे होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 40 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। प्रश्न पूछ रहा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। ये कल भी आया हुआ था, हूबहू प्रश्न नहीं था, लेकिन कुछ डिग्री दिया हुआ था सेल्सियस में, उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना था। अच्छा, ऑप्शन क्या है? 104 फ़ारेनहाइट, 100 फ़ारेनहाइट, 102 फ़ारेनहाइट, 75 फ़ारेनहाइट। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। कल हमने डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में विस्तार से चर्चा किया था। हमने देखा था कल कि अगर हमको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलना है किसी भी तापमान को, तो पहले हम सेल्सियस लिखेंगे, जितना सेल्सियस है, उसके बाद हम उसमें 1.8 से गुणा करेंगे। जो भी मान आएगा उसमें हम 32 ऐड कर देंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फ़ारेनहाइट। कई जगह 1.8 की जगह 9.5 भी दिया हुआ होता है। ठीक है, तो इसका भी मान 1.8 ही रहेगा। ठीक है, होता है। अब अगर हमको फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में बदलना है तब क्या होगा? सबसे पहले जो फ़ारेनहाइट दिया रहेगा, कितना फ़ारेनहाइट, उसमें से हम क्या करेंगे? 32 माइनस करेंगे। क्या करेंगे? 32 माइनस करेंगे, और जो भी मान आएगा, जो भी माइनस करने पे जो भी मान आएगा उसमें 1.8 से भाग दे देंगे, और ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड में हमारा परिणाम आ जाएगा, हमारा उत्तर आएगा। कल हमने इस पर विस्तार से चर्चा किया था। अब ये डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो आप ये मान रख लीजिए। जब आप ये क्या है, ये डिग्री सेंटीग्रेड है, तो फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो ये मान हम रख लेते हैं। तो ये है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 40 इंटू 1.8 करेंगे और प्लस 32 करेंगे, तो इसका उत्तर जो आएगा वह आएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका उत्तर आएगा, और इसका उत्तर ये है। आप ये सूत्र याद रखिए, आपके कभी भी फ़ारेनहाइट और ये सेंटीग्रेड में जो बदलना होता है, जो परिवर्तित करना होता है, इससे संबंधित प्रश्न आपके कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, विद्युत शक्ति की इकाई है एम्पियर, वोल्ट, कूलाम,
वाट उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। कल भी यह प्रश्न आया था, कल भी हमने इस पे विस्तार से चर्चा किया था। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वाट है। ऑप्शन डी सही है। आगे चलते हैं। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पे भी कल हमने बहुत ही विस्तार से चर्चा करी थी, ठीक है, इसलिए हम आगे बढ़ गए हल्का सा बस बता के। विद्युत मोटर में उष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। और ये जो परिवर्तन होता है, ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर विद्युत मोटर कार्य करता है। जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जो धारावाही चालक होता है उसको जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल आरोपित होता है और इसी बल की मदद से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। मानव में होता है लगभग 70% पानी। मतलब जो मानव शरीर है, इसके शरीर में कितना पानी होता है, पूछ रहा है कि कितना पानी होता है। तो लगभग 70% पानी, 20 से 30% पानी, 10 से 20% पानी और 30 से 40% पानी, ठीक है। उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग 65% पानी होता है। लगभग की बात करिए, यहाँ ऑप्शन में भी लगभग दिया हुआ है, तो ये देखिए उत्तर इसका सही होगा। इसका क्या होगा? उत्तर सही होगा। अब देखिए, पृथ्वी पर यदि हम पानी की बात करें तो हम सब जानते हैं कि 71 हिस्सा पृथ्वी पर पानी है, ठीक है। और एक अनुमान के अनुसार पूरे पृथ्वी पर लगभग 32 करोड़ 60 लाख खरब गैलन पानी है, ठीक है। 32 करोड़ 60 लाख खरब गैलन पानी है। अगर हम मानव के शरीर की बात करें तो एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर का 65% हिस्सा और एक स्वस्थ महिला के शरीर का 52% हिस्सा पानी से बना हुआ होता है, ठीक है। प्रत्येक अवस्था में एक वयस्क मनुष्य के शरीर में हमेशा 35 से 40 लीटर पानी मौजूद रहता है स्वस्थ मनुष्य के, ठीक है। आगे चलते हैं। विद्युत धारा निम्नलिखित में से किस उपकरण से नापी जाती है? कल का ही प्रश्न है। ऑप्शन देख लेते हैं। वोल्टामीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर, वोल्टामीटर, पोटेंशियोमीटर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। कल का ही हूबहू प्रश्न है। एमीटर, ऑप्शन भी सही है। मतलब जो 64वीं में पूछा गया था वो 65वीं में भी पूछा गया हूबहू उसी तरीके से। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, हमने 65वीं में भी इसका अध्ययन किया था, 64वीं में भी है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये तीनों गैसें ग्रीन हाउस गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। ओजोन परत को ये तीनों क्या करते हैं? ये क्षति पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। कल ग्रीन हाउस गैसों के बारे में हमने काफी विस्तार से देखा हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज दिया गया था 1921 में, वो किस कार्य के लिए मिला था? अपेक्षिकता के सिद्धांत के लिए, बोस आइंस्टीन संघनन के सिद्धांत के लिए, संहिता एवं ऊर्जा की तुल्यता के लिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, आइंस्टीन महोदय जर्मनी के थे और इनको प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए वर्ष 1921 में नोबेल प्राइज दिया गया था। आइंस्टीन महोदय सापेक्षिकता के सिद्धांत या अपेक्षिकता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, जिसको E = mc² होता है, E = mc² होता है, ये ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत है, ठीक है। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, इसको द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण भी कहते हैं, ठीक है। इन्होंने ये भी सिद्धांत दिए हैं, लेकिन जो इनको नोबेल प्राइज दिया गया था वो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए दिया गया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न। कोशिका का शक्ति स्रोत है। कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कोशिका का जो शक्ति स्रोत है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। इसको माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को
कोशिका का पावर हाउस कहते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। देखिए एक प्रश्न में आया हुआ था माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात कर रहे थे हम लोग, तो इसी समय मैंने बताया था कि आगे माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, तो इसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देख लेते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया एक संरचना है जो कि जीवित कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई अवस्थाओं में, मतलब सूत्रों, कई सूत्रों में बिखरी हुई होती है, छड़ों की जैसी आकृति में होती है, गोलकों जैसी आकृति में ये बिखरी हुई होती है, ठीक है, कोशिकाओं में। और इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन मतलब श्वसन होता है, ठीक है। और ये श्वसन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में एक ऑक्सीसोम नाम की संरचना होती है, इसी ऑक्सीसोम में श्वसन का कार्य होता है। ऑक्सीसोम के श्वसन के पश्चात जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, जो ऊर्जा होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में संचित रहती है। और अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के खोज की बात करें तो सबसे पहले इसको अल्टमान ने देखा था, लेकिन अल्टमान ने सबसे पहले इसकी खोज करी थी या देखा था, ठीक है, लेकिन इसको माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम दिया था ये बेंडा ने दिया था। सबसे ध्यान देने वाली बात है माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में कि यह जंतुओं की लाल रक्त कोशिकाओं को छोड़कर सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। लाल रक्त कणिकाओं या रेड ब्लड सेल आरबीसी में, ठीक है, आरबीसी का मतलब है रॉयल बेंगलोर चैलेंजर्स नहीं है, लाल रक्त कणिकाएं हैं या रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, बाकी सभी जगह होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और उससे ऊर्जा निकलती है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में संरक्षित होती है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं और एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। आगे चलते हैं। एड्स निम्नलिखित में से किस कारणों से होता है? पानी के कारण, जीवाणु कारण, विषाणु कारण, फफूंद के कारण, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। कल हमने एड्स और एचआईवी पे विस्तार से चर्चा किया था कि ये डिजीज ऑफ अम्ब्रेला ऑफ डिजीज का एक वो है, ठीक है, और यह विषाणु के कारण होता है, एचआईवी वायरस के कारण होता है, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, पायरोमीटर से, लैक्टोमीटर से, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आर्द्रता हाइग्रोमीटर से नापी जाती है, आर्द्रता हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। तो अब हम देख लेते हैं हाइड्रोमीटर से क्या नापी जाती है। ये आर्द्रता जो है वायुमंडल की आर्द्रता की बात करी जा रही है, ठीक है, इसको आर्द्रता मापी या हाइग्रोमीटर भी कहते हैं। अब देखिए हाइड्रोमीटर से क्या नापी जाती है? तो हाइड्रोमीटर को द्रव घनत्व मापी भी कहते हैं, द्रव घनत्व मापी या उत्प्लव घनत्व मापी भी कहते हैं। इसके द्वारा हम द्रव के घनत्व की मापन करते हैं, किसी भी द्रव के घनत्व की मापन करते हैं। अब पायरोमीटर से क्या मापी जाती है? देखिए पायरोमीटर से मापा जाता है जो उच्च तापमान की भट्टियां होती हैं, तो उसके तापमान मापन के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया। उच्च तापमान वाली भट्टियों के तापमान मापन के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए लैक्टोमीटर से हम दूध की शुद्धता की माप करते हैं, दूध की शुद्धता की माप करते हैं, और इसका आविष्कार डिकास ने किया था, और इसके जरिए दूध के घनत्व के आधार पर दूध की शुद्धता या अशुद्धता का निर्धारण करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दाब की इकाई क्या है? कल भी यह प्रश्न हमने देखा था, विस्तार से देखा था। किसी इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल का सतह बढ़ता है तो दाब पे क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ता है और क्षेत्रफल का सतह कम होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? हमने विस्तार से बात करी थी, ठीक है। तो दाब की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ठीक है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन, और न्यूटन प्रति मीटर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कल हमने देखा था कि दाब की इकाई है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो आज इस प्रश्न के साथ आज की श्रृंखला समाप्त होती है। आज आपने देखा होगा कि किस तरीके से 64वीं बीपीएससी में पूछे गए हुबहू लगभग 8 से 10 प्रश्न हुबहू 65वीं बीपीएससी में पूछ लिए गए थे। केवल ये विज्ञान विषय की बात करी जा रही है, विज्ञान खंड की बात करी जा रही है। बाकी सब्जेक्ट्स तो हैं अपने, उनका अलग खुद का रिपीटेशन जो हुआ है वो तो हुआ ही है। 10 से अधिक लगभग 10 प्रश्न केवल हुबहू पूछ लिए गए थे 64वीं के 65वीं में। तो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का अध्ययन करना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है हम ये स्पष्ट तौर पे देख चुके थे, और निश्चित तौर पे आप भी ये हतप्रभ होंगे देखकर। तो आपको ये श्रृंखला कैसी लग रही है? आपके सुझाव हमें
आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं ताकि हम अपने उत्तरोत्तर अपना सुधार कर सकें। आपकी शुभकामनाओं की अपेक्षा है ताकि हम और भी प्रेरणा से और भी अच्छे से अपनी काम को अंजाम दे सके, अपना काम कर सके। तो आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, पूरे मनोयोग के साथ 67वीं बीपीएससी परीक्षा की तैयारी करिए, जिससे कि आपका मेंस में प्रवेश हो सके और आप अंतिम चयन को प्राप्त कर सके बीपीएससी में। तो आपकी अच्छी पढ़ाई है तो यूनिक एग्जाम्स आईएएस संस्था अनंत अनंत शुभकामनाएं देता है। जय हिंद, जय भारत।